आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, भाग 9वां। बाली सिंह का आदमी रणबीर सिंह की चिट्ठी लेकर महारानी की तरफ रवाना हुआ। मगर जब उस शहर में पहुंचा तब सुना कि महारानी बहुत बीमार हैं और इन दिनों बाग में रहा करती हैं। दवा इलाज हो रहा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि आज का दिन कटना भी मुश्किल है। वह आदमी जो चिट्ठी लेकर गया था निरा सिपाही नहीं था, बल्कि पढ़ा लिखा, होशियार और साथ ही चालाक भी था। ऐसे मौके पर महारानी के पास पहुंचकर खत देना मुनासिब न जानकर उसने सराय में डेरा डाल दिया और सोच लिया कि जब महारानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब ये खत देकर जवाब लूंगा। सराय में डेरा दे और कुछ खा पीकर वह शहर में घूमने लगा, यहाँ तक कि उस बाग के पास जा पहुंचा जिसमें महारानी बीमार पड़ी थी। अपने को उसने बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि मैं कौन हूँ, किसका आदमी हूँ और क्यों आया हूँ। मामूली मुसाफिर की तरह घूमता फिरता रहा। शाम होते होते बाग के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई और धीरे धीरे वे आवाज बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि कुछ रात जाते जाते बाग से लेकर शहर तक हाहाकार मच गया कि कोई भी ऐसा ना था जो रो रो कर अपना सिर ना पीट रहा हो। शहर भर में अंधेरा था, किसी को घर में चिराग जलाने की सुध नहीं थी। जिसको देखे वही, हाय महारानी कहाँ गई, अब मैं किसका होकर रहूंगा, पुत्र की तरह अब कौन मानेगा, किस भरोसे पर जिंदगी कटेगी, इत्यादि कह कहकर रोता चिल्लाता सर पीटता और जमीन पर लौटता था। वह आदमी जो चिट्ठी लेकर गया था घूम घूम कर ये कैफियत देखने और पूछताछ करने लगा। मालूम हो गया कि महारानी मर गई। उसे बहुत ही रंज हुआ और अफसोस करता सराय की तरफ रवाना हुआ। वहां भी वही कैफियत देखी, किसी को आराम या चैन से नहीं पाया। लाचार होकर वहां से भी लौटा और शहर से बाहर जा मैदान में एक पेड़ के नीचे रात काटी। सवेरे वापस हो अपने मालिक बाले सिंह की तरफ रवाना हुआ। महारानी के मरने से उनकी रियाया को जितना गम हुआ और वे लोग जिस तरह रोते पीटते और चिल्लाते थे, ये देखकर उस सिपाही को भी बड़ा रंज हुआ। बराबर आंसू बहाता हुआ दूसरे दिन अपने मालिक बाले सिंह के पास पहुंचा। बाले सिंह जो कई आदमियों के साथ बैठा गप्पे उड़ा रहा था, अपने सिपाही की सूरत देखते ही घबरा गया और सोचने लगा कि शायद इसे किसी ने मारा पीटा है या ये कैद हो गया था, किसी तरह छूट कर भाग आया है। मगर पूछने पर जब उसकी जुबानी महारानी के मरने का हाल सुना तब उसकी भी अजीब हालत हो गई। घंटे भर तक सकते की हालत में इस तरह बैठा रहा जैसे जान निकल गई हो या मिट्टी की मूरत रखी हो। इसके बाद एक ऊंची सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और दूसरे कमरे में जा चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। हाँ, जिसके लिए इतना बखेड़ा किया, इतने हैरान और परेशान हुए, बेचारे रणबीर सिंह को व्यर्थ कैद किया, अपनी जान आफत में डाली, वही दुनिया से उठ गई। हाय, अभी तक वह भूली भाली सूरत आंखों के आगे घूम रही है। यह पहला दिन मानो आज ही है। यही मालूम होता है कि बाघ ने मकान की छत पर सहेलियों के साथ बड़ी हुई इधर उधर दूर दूर तक के मैदान की छटा देख रही है। हाय, ऐसे वक्त में पहुंचकर मैंने क्यों उसकी सूरत देखी जो आज इतना रंज और गम उठाना पड़ा और मुफ्त की शर्मिंदगी और बदनामी भी हाथ लगी। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिपाही झूठ बोलता हो या वहां महारानी ने इसे रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया हो और मरने का हाल कहने के लिए समझा बुझा कर इधर भेज दिया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मा भी मेरे सामने आकर कहें कि ये तुम्हारा सिपाही बेईमान और झूठा है तो भी मैं न मानूंगा। ये मेरा 10 पुश्त का नौकर कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके जैसा तो कोई आदमी भी मेरे यहाँ नहीं है। खैर, जब महारानी मर ही गई तो फिर क्या किया जाएगा। अब रणबीर सिंह और जसवंत सिंह को कैद में रखना व्यर्थ है। उन्होंने मेरा क्या कसूर किया है। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें वे घंटों तक सोचता रहा। आखिरकार उठ खड़ा हुआ और सीधे उस मकान में पहुंचा जहां रणबीर सिंह और जसवंत सिंह कैद थे। वाले सिंह की सूरत देखते ही रणबीर सिंह ने पूछा कि क्यों साहब, आपका सिपाही महारानी के पास से वापस आया? वाले सिंह, हम लोगों का फैसला ईश्वर ही ने कह दिया। रणबीर, वह क्या? वाले सिंह, महारानी ने परलोक की यात्रा की, अब आपको भी मैं छोड़े देता हूँ, जहां जी चले जाइए। ये लीजिए, आपके कपड़े और ढाल तलवार इत्यादि भी हाजिर है।
बाली सिंह की बात सुनते ही रणबीर सिंह ने जोर से हाय मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बाली सिंह ने जल्दी से उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल डाली और मुंह पर बेद मिश्क वगैरह छिड़क कर होश में लाने की फिक्र करने लगे। जसवंत सिंह को भी कैद कर लिए से छुट्टी दे दी गई। कैसी छूट और महारानी के मरने का हाल सुन जसवंत सिंह की नीयत फिर बदली। जी मैं सोचने लगा कि अब रणबीर सिंह की तरफ से नीयत खराब रखनी मुनासिब नहीं, क्योंकि इसके साथ रहने में जिस खुशी के साथ जिंदगी बीतती है वैसी खुशी इससे अलग होने पर नहीं मिल सकती। सिवाय इसके महारानी तो मर ही गई, जिनके लिए बहुत कुछ सोचे हुए था। इसलिए अब तो इनके साथ पहले ही की तरह मिलजुल कर ही रहना मुनासिब है। मगर अभी इस बात का पूरा यकीन कैसे हो कि महारानी मर गई? दुश्मन की बात का पूरा यकीन करना बिल्कुल भूल और नादानी है। बहुत देर के बाद रणबीर सिंह होश में आए, मगर मुंह से कुछ नहीं बोले और ना अपना इरादा ही कुछ जाहिर किया। अब वे क्या करेंगे? उठ खड़े हुए, अपने कपड़े पहने और हरबों को लगा शहर के बाहर की तरफ रवाना हुए। जसवंत भी इनके साथ हुआ। किसी ने भी टोका नहीं कि कहाँ जाते हो। शहर से बाहर हो चुपचाप से नीचा किए हुए एक तरफ रवाना हो गए। इसका ख्याल कुछ भी नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं और रास्ता किधर है। जसवंत ने चाहा कि समझा बुझाकर घर की तरफ ले जाएं, मगर रणबीर सिंह ने उसकी एक भी नहीं सुनी। लाचार बहुत सी बातें कहता जसवंत भी उन्हीं के साथ साथ रवाना हुआ। लगभग कोस भर के गए होंगे कि एक तरफ से दो सिपाहियों ने, जो ढाल तलवार के अलावा हाथ में तोड़ेदार बंदूक भी लिए हुए थे, जिसका पलीता सुलग रहा था, आकर रणबीर सिंह को रोका और अदब के साथ सलाम कर कर बोला, आपसे कुछ कहना है। और तब जसवंत की तरफ देखकर कहा, हट जा बे यहाँ से, बात करने दे। जसवंत ने कहा, क्या तुम्हारे कहने से हट जाएं? जन्म से तो हम इनके साथ हैं, ऐसी कौन सी बात है जो ये हमसे नहीं कहते हों? इसके जवाब में एक सिपाही ने बंदूक तान कर कहा, बस हट जा यहाँ से, नहीं तो अभी गोली मारता हूँ। जन्म से साथ रहने की सारी शिकी निकल जाएगी। सिपाही की डांट से जसवंत हट गया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। दूसरे सिपाही ने अपने जेब से एक चिट्ठी निकालकर रणबीर सिंह को दिखाई, जिसके जोड़ पर बड़ी सी मोहर की हुई थी। मोहर पर निगाह कर रणबीर सिंह ने सिपाही की तरफ देखा और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। पढ़ते वक्त आंखों से बराबर आंसू जारी था। जब चिट्ठी खत्म होने पर आई तब एक दफे उनके चेहरे पर हंसी आई और आंसू पोंछ सिपाही की तरफ देखने लगे। सिपाही ने कहा कि बस मैं विदा होता हूँ, आप मेरे सामने ये खत फाड़ डालिए। इसके जवाब में रणबीर सिंह ने कहकर खत फाड़ के फेंक दिया कि मैं भी यही मुनासिब समझता हूँ। जब वे दोनों सिपाही वहां से चले गए, जसवंत सिंह ने इनके पास आकर पूछा, ये दोनों कौन थे और ये खत किसका था? रणबीर, एक दोस्त का था। अच्छा, क्या नाम बताने में कुछ हर्ज है क्या तुम्हें? हाँ हर्ज है। जसवंत, अच्छा, अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हमसे कोई बात छिपाई हो। रणबीर, खैर अब सही। जसवंत, तो क्या मैं आपका दुश्मन हो गया? रणबीर, बेशक। जसवंत, कैसे? हर तरह से। जसवंत, आपने कैसे जाना? देखो, अच्छे सच्चे और पूरे सबूत से जाना। जसवंत, अफसोस, एक नालायक बदमाश बाली सिंह के कहने से आपका चित मेरी तरफ से फिर गया और लड़कपन के संग साथ और दोषी की तरफ जरा भी ख्याल नहीं गया। रणबीर, दूर हो जाओ मेरे सामने से। हरामजादे के बच्चे, तेरे तो मुंह देखने का पाप है। बाली सिंह सच कह रहा था। सच है, बड़ों का कहना ना मानना, अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारना होता है। मेरे पिता बराबर कहते थे कि दुष्ट सात पुश्त का हरामजादा है, इसका साथ छोड़ दे, नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। पर हाय, मैंने उनकी बात नहीं मानी और तेरी जाहिरा सूरत और मीठी बातों में फंस कर अपने को खो बैठा। भाई वह तो ईश्वर की कृपा थी कि जान बच गई, नहीं तो मैंने उसके लेने पर भी कमर बांध ली थी, तूने तो उसके लेने पर भी कमर बांध ली थी। जसवंत, देखिए ये ख्याल आपका गलत है, आप आजमाने पर मुझे ईमानदार और अपना सच्चा दोस्त पाएंगे। इतनी बात सुनते रणबीर सिंह को बेहिसाब गुस्सा चढ़ाया और कमर से तलवार खींच होठों को कांपते हुए बोले, होठों को कपाते हुए बोले, हट जा सामने से, नहीं तो अभी दो टुकड़े कर डालूंगा। रणबीर सिंह की हालत देखकर खौफ के मारे जसवंत हट गया और जी में समझ गया कि अब किसी तरह ये नहीं मानेगा। खैर, देखा जाएगा। इस सोच वहां से रवाना हुआ और जाते वक्त रणबीर सिंह से कहता गया,
देखिए, मेरे साथ छोड़कर आप जरूर पछताएंगे।